यस, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एंड कॉस्टिंग में एक दो लेक्चर नहीं ले पाया था मैं, डोंट वरी, वो मुझे पता है। अब से क्लास रेगुलर रहेगा। किसी कारणवश लेक्चर नहीं ले पाया था मैं। कोर्स हमें 100% करना है और ये माइंड मेकअप मैं करके चल रहा हूँ कि जो शेड्यूल डेट था तब तक मैं आप लोगों का कोर्स खत्म कर दूंगा। ठीक है, अपना जो चैप्टर है वो आज खत्म हो जाएगा। एंड चैप्टर क्या कर रहे थे? मार्जिनल कॉस्टिंग, करेक्ट। इसमें बस एक टॉपिक है, वो रह रहा है कंसेप्ट के हिसाब से, और कुछ क्वेश्चन करने हैं उस टॉपिक से भी, एंड कुछ नॉर्मल क्वेश्चन जो हमने किया नहीं है। ठीक, इसमें कौन सा टॉपिक रह रहा है? तो प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करेंगे अंडर मार्जिनल एंड ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग। एंड इट्स रिकॉन्सिलेशन, प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन भी करना पूछ सकता है। टॉपिक की बात करूं तो देखो, वैसे तो ये मुश्किल टॉपिक लगता है बच्चों को, मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। वेरी वेरी इजी टॉपिक, बार बार नहीं पूछता, कभी 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 पूछता है, पर जब भी पूछता है इससे जो क्वेश्चन आता है ना, बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, बट बहुत ही आसान टॉपिक है। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, दोबारा आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अपना अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल 1 जो है आईसीआई का, उसमें एक चैप्टर मैंने अभी तक नहीं कराया। कौन सा? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, करेक्ट। जो अपना मॉड्यूल 2 है, जो चल रहा है करेंटली, आईसीआई का जो मॉड्यूल 2 है, उसमें जितने चैप्टर है उनमें से अपना अभी बजटरी रह रहा है, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट रह रहा है, सर्विस कॉस्टिंग रह रहा है, करेक्ट। जिसमें मार्जिनल तो हम खैर कर ही रहे हैं, मार्जिनल आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना टॉपिक अभी रह रहा है अपना। ठीक, जिसमें किसी बच्चे ने कमेंट में लिखा था कि सर सर्विस कॉस्टिंग करा दो, ये चैप्टर मुश्किल लगता है। देखो, मैं आपको लिख के देता हूं कि जो मॉड्यूल 1 में सबसे इजी चैप्टर है ना, जिसमें बिल्कुल भी ब्रेन लगाने की जरूरत, आपके दिमाग को मेहनत ही नहीं पड़ेगा, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसीलिए मैं इसको लास्ट में रखा हूँ कि लास्ट में जब मैं पढ़ाऊँ तो आपके आपको बिल्कुल आसान लगे। हर एक मुश्किल चैप्टर में बीच में ही कवर किया हूँ। बच्चों को अगर ओवरहेड मुश्किल लगता है, पहले ही पढ़ा दिया मैं। ठीक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने उसको पढ़ा दिया। मार्जिनल, देखो, मार्जिनल में भी बहुत सारे टॉपिक बहुत बच्चे करके नहीं जाते। ठीक, सिर्फ सीवीपी एनालिसिस जो मैंने पढ़ाया था उसको करके जाते हैं। एंड उसके बाद जो अगला दो टॉपिक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये एंड इससे पहले शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, वो करके नहीं जाते बहुत सारे बच्चे, बट क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली वहां से पूछता है। ठीक है, ये करने के बाद मॉड्यूल 2 में सबसे इजी जो चैप्टर है वो ये है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ना कराने का अभी तक यही एक लॉजिक है कि इसको थोड़ा बाद में करेंगे, ये आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर तो बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड वेरी सून, जैसे थोड़ी बहुत कॉस्टिंग एंड पे आ जाएगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस में रेगुलर कर दूंगा। ठीक, नया टॉपिक जो ये स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इस टॉपिक पे आएंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आओ जरा। मई 2023 में आया क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आया था। क्या पूछा है? पीबी रेशियो दे रखा है, करेक्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25%, यानी कि सेल्स का 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा सेल्स का 75%, करेक्ट। फिक्स कॉस्ट दे रखा है 12,60,000,
पूछा क्या है, ब्रेक इवन सेल्स निकालिए, टोटल सेल्स निकालिए। चलो पहले इसको नोटपैड पे लेके चलते हैं। हमें इतना डेटा दे रखा है, ठीक है। पूछा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट किस में, रुपीज में, करेक्ट। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है, देखिए क्वेश्चंस का तो कोई अंत नहीं, कितना भी क्वेश्चन करा दूं, बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराया जाए कि आप लोगों को लगे कि अरे इतना आसान तो है सारे पास्ट में आए हुए क्वेश्चन, फिर हमें क्यों मुश्किल लगता है। आसानी होते, कंसेप्चुअल क्लियरिटी 100% होना चाहिए। कह रहा है टोटल सेल्स, बताइए 42 लाख आया है बीईपी, जो कि कितना है, सेल्स का 75%, तो टोटल सेल्स कितना आएगा, सीधा 75% से डिवाइड कर सकते हो या फिर डिवाइड बाई 75 इंटू 100, सेम ही चीज है। टोटल सेल आया 56 लाख। थर्ड में क्या पूछा है, प्रोपोज सेल्स बताइए इफ कंपनी वांट टू अर्न प्रेजेंट प्रॉफिट, अभी जितना कमा रहे उतना ही प्रॉफिट कमाना चाहेंगे आफ्टर रिडक्शन इन 10% फिक्स कॉस्ट। प्रोपोज्ड सेल्स निकालने हैं, करेक्ट। अच्छा प्रेजेंट प्रॉफिट बताओ, अभी कंपनी कितना प्रॉफिट कमाता है, ये होगा सेल्स में इंटू करूंगा पीवी रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स कितना है, पीवी रेशियो 30%, और फिक्स कॉस्ट बताइए, फिक्स कॉस्ट है 12,60,000। करो जरा, तो ये आ रहा है प्रेजेंट प्रॉफिट। अच्छा फिक्स कॉस्ट कितना लेना है, 10% रिड्यूस करके ना, तो रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये रहा प्रोपोज्ड सेल। इसका मैंने कैसे बताया था, इसी को डिजायर सेल्स करके पढ़ाया था, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीबी रेशियो। इतना हमें प्रॉफिट कमाने हैं, ये फिक्स कॉस्ट, तो इससे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना है 30%, तो ये आ जाएगा सेल्स। देखो फॉर्मूला की लॉजिक पहले ही पढ़ा दिया है, तो बार बार रिपीट नहीं करूंगा, करेक्ट। अगला देखो क्या पूछा है, सेल्स बताइए रुपीज में, टू बी मेड टू अर्न प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स एज्यूमिंग फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, जब भी बोले प्रॉफिट 20% ऑन सेल, जिसका भी परसेंटेज दे उसको मान लेना है एक्स। 5 नंबर है ना, लेट सेल्स भी एक्स, ठीक। वी हैव, हमें पता है क्या दिया है, सेल्स का पीवी रेशियो करोगे कंट्रीब्यूशन आएगा, माइनस फिक्स कॉस्ट करोगे जो कि ओरिजिनल है अनचेंज्ड है, तो प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ सेल्स, करो 0.3x
ठीक है। न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए। इफ सेल्स एट प्रेजेंट कंप्यूटेड इनटू, यहाँ ये जो सेल्स हमने सेकेंड में कंप्यूट किया था ये डिक्रीज हो जाए 12.5% से, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए। रिवाइज सेल कितना हो जाएगा? कह रहा है पार्ट 2 में जो आपने सेल कंप्यूट किया था कितना था? 56 लाख। ये घट जाएगा कितने से? 12.5% से, तो बचेगा कितना? 87.5%। करेक्ट। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ। टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट घटा दो, ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकाला था ना 42 लाख। कितना आएगा? 7 लाख। चलो लिखो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अच्छा, हमने अमाउंट में निकाला है, यहाँ पे अमाउंट और परसेंटेज दोनों में देख रहा है। चलो परसेंटेज में बोले तो मार्जिन ऑफ सेल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल कैसे निकलेगा? 7 लाख है, टोटल सेल कितना निकाला है हमने नया? 49 लाख। परसेंटेज में नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, ये आएगा 14.29%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो प्लांट वाली क्वेश्चन था ना, चलो नीचे होगा भी करते हैं। यूबी लिमिटेड स्टार्टेड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। इट प्रोड्यूसेस डिजाइनर लैम्प्स एंड सेल एट अ प्राइस ऑफ 450। सेलिंग प्राइस कितना है? ये रहा। During the quarter ending, it produces and sells 12,000 units and suffered a loss of 35। अगर 12,000 यूनिट है तो सेल्स कितना किया होगा? 12,000 इंटू एक का सेलिंग प्राइस कितना है? 450, 54 लाख का। और प्रॉफिट कितना बनाया? तो सर प्रॉफिट तो बनाया नहीं है, लॉस बनाया है। कितना? 35 का। तो 12,000 इंटू 35, 42 लाख का लॉस, सॉरी 4,20,000 का लॉस। एक जीरो ज्यादा हो गया। सिमिलरली आगे पढ़ो। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग इट प्रोड्यूसेस, ये सेकेंड क्वार्टर एंडिंग में बोल रहा है, कितना बनाता है? 30,000 एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40। जब ये 30,000 बनाएगा तब सेलिंग प्राइस, टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू 450, 1,35,00,000। वहां पे इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40 पर यूनिट। तो 30,000 इंटू 40, 12 लाख का। ये क्या है? गिवन, इतना तो दे ही रखा है अपने को। ठीक, जब भी देखो दो अलग यूनिट पे प्रॉफिट दे तो वहां से सेल्स और प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और इससे क्या निकल जाएगा? पीबी रेशियो का एक फॉर्मूला पढ़ाया था ना, क्या? दो अलग अलग लेवल पे सेल्स और प्रॉफिट पता हो तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। ठीक है, सबसे पहले तो पीबी रेशियो निकाल लो, चेंज इन प्रॉफिट पूरा ही लिख लो, कोई नहीं।
चेंज इन सेल्स परसेंटेज में निकालना हो तो इंटू 100। चलिए 12 लाख माइनस, और ये खुद माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली 1,35,00,000 माइनस 54 लाख इंटू 100, बताओ। तो ये आ रहा है 20%, करेक्ट। फिक्स कॉस्ट निकालना हो तो मैंने आपको पढ़ाया था, किसी भी एक लेवल को ले लो, फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहते हैं कितने भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन में। देखो एट 30,000 यूनिट फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन, और उसमें से प्रॉफिट घटा दो तो फिक्स कॉस्ट। ठीक, ध्यान से देखो यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट। करेक्ट, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है। अगर कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट घटा दूं तो फिक्स कॉस्ट आएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों मिल गई तो कंट्रीब्यूशन के बराबर होते हैं। 1,35,00,000 इंटू 20% माइनस 12 लाख, तो ये आ गया 15 लाख। ठीक है, करो फटाफट से। ठीक है, अगर बीईपी पूछे तो इसका होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। 15 लाख है पीवी रेशियो, अच्छा अगर बीईपी यूनिट में निकालना हो तो बताओ। रुपीज में अगर बीईपी पता हो और यूनिट में निकालना हो, कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके। ये बीईपी सेल्स है, जो सेल्स रुपीज में पता है, यूनिट में पूछ रहा हूं तो सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके आएगा। 450 था ना। हम्म, ठीक है, आगे देखो। वैसे पूछा क्या क्या है, फिक्स कॉस्ट बताइए, बीईपी बताइए, और रुपीज में पूछा है। ये दो चीज तो हमने निकाल ही दिया है। ये क्या पूछा है, कैलकुलेट प्रॉफिट। प्रॉफिट बताइए इफ सेल्स वॉल्यूम रीच टू दिस मच, 50,000 यूनिट अगर सेल्स करते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट इफ सेल्स वॉल्यूम reaches to 50,000 यूनिट्स, करेक्ट। बताओ, प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000 इंटू 450, ये क्या है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो, तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आ जाएगा प्रॉफिट। ये क्या है, तो ये है सेल्स। करने की जरूरत नहीं, मैं आप लोगों को बस रेफरेंस दे रहा हूं। ये क्या है, पीवी रेशियो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन। ये क्या है, फिक्स कॉस्ट। बताओ प्रॉफिट कितना आएगा। प्रॉफिट आएगा 30 लाख रुपीज। ठीक है, यही तीन चीज पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये कर लो।
इंस्टीट्यूट में बहुत सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना, वो ऐसे प्रोवाइड किया है कि आपको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, जिसको इजी वे में किया जा सकता था। उन्हीं में से एक टॉपिक है प्रॉफिट कैलकुलेशन अंडर मार्जिनल एंड ऑब्जर्प्शन एंड देयर रिकॉन्सिलिएशन, जो आगे पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक की सॉल्यूशन अगर देखा जाए इंस्टीट्यूट के बुक में, तो बेहद ही बेकार तरीके से है। आंसर सेम है, उन्होंने किया सही है, पर जो प्रेजेंटेशन का वे है वो इतना डिफिकल्ट है कि अगर कोई बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ा, किसी टीचर के हेल्प लेके सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो ये टॉपिक उसको मुश्किल लग सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 21 2B में 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। A company has prepared its budget for production of 2 लाख यूनिट। ये क्या है? बजटेड यूनिट हमने कितना सोचा है? तो भाई साहब 2 लाख यूनिट बनाने का सोचा है। वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा? 16। फिक्स कॉस्ट 4 पर यूनिट। आपको पता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इनकर्ड नहीं होता, इन टोटालिटी में इनकर्ड होता है। वो तो पर यूनिट हम एक्सप्रेस कर देते हैं। कैसे? फिक्स कॉस्ट को अब पर यूनिट दिया है, तो यानी कि बजटेड यूनिट से डिवाइड कर दिया होगा, तो पर यूनिट आ गया होगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट लिखना हो तो 2 लाख यूनिट बनाना सोच रहे थे, अब पर यूनिट हमने 4 रखा है। टोटल 8 लाख का फिक्स कॉस्ट हमने बजटेड फिक्स कॉस्ट लिया हुआ है। ठीक है। जो सेलिंग प्राइस है वो हमने सोचा है 20% ऑन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की बात करें, चलो ये पेपर पे आते हैं। ठीक है। टोटल कॉस्ट की बात करूं मैं, 16 रुपीज वेरिएबल प्लस 4 रुपीज फिक्स, 20 रुपीज पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? कॉस्ट प्लस 20%, 24 हो गया। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 20%, 24 सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 16। 8। पूछा क्या क्या है? ब्रेक इवन सेल्स बताइए, रुपीज में भी यूनिट में भी। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना है? फिक्स कॉस्ट 1 लाख एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 8। 1 लाख आएगा। अच्छा, रुपीज में निकालना हो तो हमें पता है यूनिट में अगर बीईपी हो, सेल्स अगर यूनिट में दे रखा हो, रुपीज में कन्वर्ट करना हो तो सेलिंग प्राइस से इंटू करते हैं, जो कि है 24। तो ये आ जाएगा रुपीज में। ठीक है, करो फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा था। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट पीवी रेशियो। कोई दिक्कत नहीं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ये बताता है सेल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। पर यूनिट भी निकाल सकते हैं, टोटल में भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब इतना पढ़ा दिया तो ये चीज तो फटाफट आपको याद आनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस इनटू 100। कितना आएगा? करेक्ट। थर्ड में आइए, थर्ड में क्या पूछा है?
रिवाइज ब्रेक इवन सेल्स बताओ रुपीज में, यूनिट में नहीं पूछा है, सिर्फ रुपीज में। एंड रिवाइज पीबी रेशियो बताइए, फिर से पीबी रेशियो निकाल के बताइए। इफ इट रिड्यूसेज इट्स सेलिंग प्राइस बाय 10%, रिवाइज बीपी रुपीज में एंड रिवाइज पीवी रेशियो, यही निकालना है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है 24, रिवाइज सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है कि 10% से अगर घटा दे तो ये आ जाएगा। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट ये भी घटेगा क्या? नहीं, क्यों? क्यों नहीं घटेगा बताओ। देखो, आप भले ही महंगा बेचो या सस्ता बेचो, आपके सेलिंग प्राइस घटाने से कॉस्ट थोड़ी ना कम हो जाएगा, जितना बनाने में खर्चा लगता है उतना तो लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट घटता बढ़ता है क्वांटिटी ज्यादा बनाने या कम बनाने से। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहता है। आप सेलिंग प्राइस बढ़ाइए तब भी कॉस्ट उतना ही इनकर्ड होना है जितना बनाने में लगा था, या फिर सेलिंग प्राइस घटा दो डिस्काउंट में बेचो तो खर्चे तो उतने ही लगेंगे ना जितना लगे थे बनाने में, तो वेरिएबल कॉस्ट उतना ही रहेगा। तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? 21.6 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 5.6। अब सबसे पहले निकलो, पीवी रेशियो पूछा था ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100%, और इसी में रिवाइज भी पूछा था रुपीज में। फिक्स कॉस्ट कितना है? डिवाइड बाई पीबी रेशियो, देखो राउंड ऑफ की वजह से छोटा मोटा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि मैंने 2 डिजिट लिया है यहाँ पे। एक बार यहाँ देखते हैं इंस्टीट्यूट ने कितना राउंड ऑफ किया है। ये देखो, इन्होंने लिया है 3 डिजिट, एंड जब 3 डिजिट लेंगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको करना क्या है, इतना माथा चटाई रखने की जरूरत नहीं, सिंपल 2 डिजिट राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अगला क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द रिवाइज सेल्स क्वांटिटी इन रुपीज एंड अमाउंट। सेल्स यूनिट पूछा, सेल्स अमाउंट में पूछ रहा है। इफ कंपनी डिजायर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 20% मोर देन बजटेड, प्रॉफिट कितना लेना है, बजटेड प्रॉफिट और 20% और, एंड सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाई 10% एज मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर 3। कह रहा है 4 नंबर में सेल्स निकालना है हमें, जिसके लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा, 10% घटने के बाद जो आया था पॉइंट नंबर 3 में, ये रहा उतना, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 5.6। ये तो हमने निकाल रखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी जो लिख रहा हूं, फ्रॉम पॉइंट नंबर 3 में जितना दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्या है, बजटेड प्रॉफिट। देखो जरा, हमने ये बजट किया था कितना बेचेंगे
ये वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, इतना फिक्स कॉस्ट है, करेक्ट। उस हिसाब से प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, और ये रहा सेलिंग प्राइस। तो बजटेड प्रॉफिट पहले निकाल लो। देखो 2 लाख यूनिट इनटू 8 रुपीज कंट्रीब्यूशन आया है, तो ये तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा माइनस फिक्स कॉस्ट। कैसे आया ये था क्वांटिटी, ये था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो टोटल कंट्रीब्यूशन, और ये था फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये सब लिख के दिखाने की जरूरत नहीं एग्जामिनेशन में, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो लिख रहा हूँ। ठीक, सिर्फ ब्लैक पेन से जो लिखा हूँ वो सॉल्यूशन है। तो डिजायर प्रॉफिट कितना होगा या रिवाइज प्रॉफिट, बजटेड प्रॉफिट प्लस 20%। तो सेल्स अगर यूनिट में पूछा जाए तो बजटेड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट जो कि है 8 लाख डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 3,14,286 राउंड ऑफ कर दिया मैंने यूनिट्स। अच्छा रुपीज में पूछे तो यूनिट में पता है सेल्स इनटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना लेना है तो देखो 21.6, गड़बड़ मत करना। ये रहा, ठीक है। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं, ये रहा। ये क्वेश्चन अभी तक हमने किया नहीं है ऐसे टाइप का, तो मार्क करिए इसको इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, पढ़ो जरा। कहता है टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ए एंड बी आर प्लानिंग टू मर्ज, दो कंपनी मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। और ध्यान से देखना, ए का और बी का डिटेल दे रखा है, इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी प्रेजेंट में ए 90% अपनी कैपेसिटी पे चल रहा है, यानी कि जितना बना के बेच सकता है उसका कितना 90% ही प्रोडक्शन कर रहा है। बी सिर्फ 60%, उसमें इनका सेल्स इतना है, वेरिएबल कॉस्ट इतना है और फिक्स कॉस्ट इतना है। एज्यूमिंग दैट द प्रपोजल इज इम्प्लीमेंटेड, कैलकुलेट करिए, मानिए कि प्रपोजल इंप्लीमेंट हो गया, दोनों मर्ज हो गए, करेक्ट। अब पूछ रहा है क्या निकालना है, ब्रेक इवन सेल ऑफ अ मर्ज प्लांट, मर्ज प्लांट का बीपी निकालना है, एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट दैट स्टेज, और बीपी कितना परसेंट कैपेसिटी पे वो चल रहे हैं प्लांट, तो बीपी जितना हम प्रोडक्शन करके सेल कर रहे हैं, ये पूछ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है, जैन 21, क्वेश्चन नंबर जैन 21। ठीक है, चलो दो प्लांट है ना, एक है प्लांट ए, एक बी, करेक्ट। सबसे पहले तो ये निकालते हैं, ये दोनों प्लांट अगर 100% कैपेसिटी पे चले
तो कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट करेंगे और कितना प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मर्ज होकर अगर 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं तो कितना आएगा ये निकालना हमें, तो उसके लिए दोनों का 100% कैपेसिटी पे निकालना जरूरी है। ये 90% पे चल रहा है तो 100 पे क्या स्थिति रहेगी इसकी, ये 60 पे चल रहा है तो 100 पे क्या रहेगा, ये टोटल किस कैपेसिटी पे, 100% कैपेसिटी पे। चलो ठीक है, सेल्स देखते हैं कितना है ए का। पहले ए का सेल्स है 63 लाख 90% कैपेसिटी पे। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटता है जो कि है 39,60,000, तो आता है कंट्रीब्यूशन। एंड इसमें से फिक्स कॉस्ट घटेगा तो आएगा प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट कितना है 13 लाख। बी का देखो 48 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट बताइए, ये 22,50,000, तो कंट्रीब्यूशन आएगा और फिक्स कॉस्ट कितना है 15 लाख, तो प्रॉफिट आएगा। देखो जरा, करेक्ट। ये तो दे रखा है डेटा, उस अनुसार मैं निकाल रहा हूं। अब देखो, अगर 90% कैपेसिटी पे इतना सेल कर रहे हैं तो 10% कैपेसिटी अगर बढ़ जाए, 10% और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके सेल करेंगे तो कितना सेल होगा बताओ। अगर 63 लाख डिवाइड बाई 90 करते हैं इंटू 100 तो ये कितना आएगा 70 लाख। ज्यादा बना के बेचेंगे तो सेल बढ़ेगा ना। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट भी तो सेल्स के ही रेशियो में बढ़ता है। क्यों? आप क्वांटिटी ज्यादा बना के बेचोगे तो पैसे तो ज्यादा कमाओगे, लेकिन खर्चे भी तो ज्यादा लगेंगे बनाने में। तो ये आ जाएगा 44 लाख, तो ये 26 लाख। अच्छा, फिक्स कॉस्ट के बारे में बताओ। फिक्स कॉस्ट क्या है? ये तो फिक्स ही रहेगा ना, आप 90% कैपेसिटी बनाओ या 100%, 100% कैपेसिटी तक फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा, तो ये इतना आएगा। करेक्ट। सिमिलरली बी का देखिए, 48 लाख है माइनस 22,50,000, 25 लाख आएगा। अरे 25,50,000, 100% कैपेसिटी पे देखो 48 लाख, अगर 60% कैपेसिटी पे है तो 100 पे कितना 80 लाख। अब सेल्स पड़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसी रेशियो में बढ़ता है। पर फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगा 100% कैपेसिटी तक। करेक्ट। अगर दोनों प्लांट मर्ज हो जाए ए एंड बी और 100% कैपेसिटी पे मर्ज होके ऑपरेट करे तो देखो सेल्स कितना होगा, ए का ये रहा और बी का ये रहा, 70 लाख प्लस 80 लाख,
1,50,00,000। वेरिएबल कॉस्ट देखिए, ए का 44 लाख एंड बी को 37,50,000, 81,50,000। तो ये आएगा 68,50,000। फिक्स कॉस्ट देखिए, 15 लाख बी का है, 13 लाख ए का है, तो 15 प्लस 13 करोगे 28 लाख। और प्रॉफिट कितना आएगा? 40,50,000। करेक्ट। करो फटाफट से नोटिंग करो। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये तो अपना वर्किंग हो गया, थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे ले लिया है, इसको डब्बे को क्लोज करो और इसको करते हैं इरेज। करेक्ट। अब देखते हैं पूछा क्या है। सबसे पहले मैं पूछा था ब्रेक इवन सेल बताइए मर्ज प्लांट का, और उस समय कितनी कैपेसिटी पे प्लांट ऑपरेट करेगी तो ब्रेक इवन अचीव कर लेगा, ये बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो पीबी रेशियो निकालो। मर्ज प्लांट का पीबी रेशियो कैसे होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन बताओ, ये रहा, सेल्स ये रहा, कितना आएगा? 45.67% आ रहा है। 2 डिजिट ही लेना, 3 डिजिट लोगे थोड़ा सा पॉइंट में फर्क आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। फिक्स कॉस्ट बताइए मर्ज प्लांट का, ये रहा, और पीबी रेशियो बताइए ये। $28 लाख डिवाइड बाई 45.67 या 667 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आ गया ब्रेक इवन सेल्स। करेक्ट। इतना सेल्स कितने परसेंट कैपेसिटी पे आएगा? देखो 100% कैपेसिटी पे तो ये है। करेक्ट, 100% कैपेसिटी पे इतना है, तो ये इतना सेल करने के लिए कितनी परसेंट कैपेसिटी पे काम करना पड़ेगा? परसेंटेज कैपेसिटी यूटिलाइज, बताइए। 40.87%। करेक्ट, 40.87%। जरा राउंड अप देखते हैं इन्होंने कैसे किया है। चलो यहाँ पे अब 2 डिजिट लिया है, कहीं 3 डिजिट कहीं 2 डिजिट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आइए जरा सेकेंड पॉइंट में क्या पूछा है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मर्ज प्लांट if 80% capacity utilize। profit at 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। देखो ये सेल्स जो है 1.5 करोड़ का, ये 100% पे, इसका 80% कैपेसिटी में इतना सेल्स होगा। सेल्स में पीवी रेशियो इनटू कर दूंगा तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन, और उसमें से फिक्स कॉस्ट घटा दूंगा तो क्या आता है? प्रॉफिट। कैसे किया मैंने ये इक्वेशन?
पहले तो कर लो कितना आ रहा है। $26,80,400। हाँ, ये इक्वेशन कैसे है? ये टोटल सेल्स है, उसका 80%, तो हमारी कैपेसिटी पे सेल्स कितना आएगा, ये आ गया। ये पीवी रेशियो, तो सेल्स में पीवी रेशियो इंटू करने पे कंट्रीब्यूशन आ गया, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटने पे प्रॉफिट आ गया। 3 नंबर में देखो क्या पूछा है, सेल्स टर्नओवर ऑफ अ मर्ज प्लांट टू ऑन प्रॉफिट ऑफ 60 लाख। 60 लाख प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा? डिजायर सेल्स पूछ रहा है, सेल्स टू ऑन प्रॉफिट ऑफ ₹60 लाख। हम्म, तो ये मैंने बोला था डिजायर सेल्स का फॉर्मूला प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बताइए कितना सेल्स करेंगे? 60 लाख प्लस 28 लाख, $1,92,68,667। करेक्ट। 4 नंबर रिक्वायरमेंट देखिए, when the merge plant is working at a capacity to earn a profit of 60,000, अगर हम प्रॉफिट 60 लाख ही कमाना चाहें, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड टू सस्टेन फिक्स कॉस्ट ऑफ 5% इंक्रीज। कह रहा है फिक्स कॉस्ट अगर 5% से बढ़ जाए तो सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ानी पड़ेगी? तो देखो परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस पूछा है ना, देखिए जरा, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट 28 लाख का 5%, 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। बताओ 60 लाख बेचने के लिए, 60 लाख प्रॉफिट कमाने के लिए हम इतना सेल कर रहे थे, करेक्ट? इतना सेल कर रहे थे। अब खर्चे इतना बढ़ जाएंगे, तो खर्चे इतना बढ़ जाएंगे तो हमें सेल्स भी तो इतना ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो हम वही प्रॉफिट कमाएंगे। खर्चे अगर बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तभी तो जाके वो खर्चे को कंपनसेट करेगा और प्रॉफिट उतना कमाएंगे, तो परसेंटेज इंक्रीज किया होगा। 1,40,000 किसके? इतने का। बताओ इतना परसेंट सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे तो इससे सेल्स बढ़ जाएगा 1,40,000 से, और प्रॉफिट अल्टीमेटली हम उतना ही कमाएंगे। ठीक, कंट्रीब्यूशन बढ़ने की वजह से। चलो नया टॉपिक स्टार्ट करें, एक और लास्ट ये क्वेश्चन करा देता हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन आया था मई 19 का। फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। मिसेस गौरव प्राइवेट लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग 2 प्रोडक्ट, एक ब्लैक और एक वाइट।
एक तो हम ब्लैक बेचते हैं, दूसरा वाइट बेचते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है? 20 एंड 30, करेक्ट। फ्लोइंग सेल्स स्ट्रेटेजी हैज बीन आउटलाइन फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। देखिए कह रहा है कि आने वाले साल के लिए अब हम ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने जा रहे हैं, तो जो बोलेगा उस चीज को ध्यान से सुनना। सेल्स प्लान फॉर द ईयर वुड बी 81 लाख इन केस ऑफ ब्लैक एंड दिस मच इन केस ऑफ वाइट। हमने कितना सोचा है? ब्लैक के केस में इतना बेचेंगे, व्हाइट के केस में इतना। सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस बाय 10% इन केस ऑफ ब्लैक, और व्हाइट के केस में 20%। सेलिंग प्राइस 10% से गिरना मतलब इसका 18 हो जाएगा, और 30 उसका 20% से गिर जाएगा तो 24 सेलिंग प्राइस हो जाएगा रिवाइज। ब्रेक इवन कितना है? 70% ऑफ टोटल सेल फॉर इच प्रोडक्ट। ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा है 70% होगा टोटल सेल्स का, ठीक है। अच्छा, सेल्स भी टोटल दे रखा है, ये भी लिख लो। इसका 81, इसका 54, ठीक। चलो ये देखते हैं थोड़ी देर में। पहले क्या पूछा है? नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन होने के लिए कितना बेचना पड़ेगा? यूनिट में बताइए, यानी कि ये पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में। चलो ये जो डेटा दिया है मोर देन सफिशिएंट है। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में ये पूछा है, एक है ब्लैक, दूसरा है वाइट। चलिए टोटल सेल्स दे रखा है 81 लाख, 54 लाख। ब्रेक इवन पॉइंट हमें पता है 70% ऑफ सेल्स। कैसे पता चला? ये क्वेश्चन नहीं बता रखा है, तो बीईपी सेल्स रुपीज में तो आ जाएगा। अच्छा, सेलिंग प्राइस, जिसको हम सेलिंग प्राइस ना लिख के रिवाइज सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं। इसका हम लोग 10% घटा के बेचेंगे, यानी कि 18 में। एंड वाइट का क्या था? 20% रिड्यूस करके, तो 30 से 20% चला जाएगा 24 में, करेक्ट। बीईपी यूनिट में देखो, बीईपी रुपीज में पता है और सेलिंग प्राइस पता है, डिवाइड कर दो तो यूनिट में आ गया। सिमिलरली इसका बीईपी रुपीज में कैसे आएगा? 54 लाख का 70%। अब बीईपी रुपीज में पता है और पर सेलिंग प्राइस भी पता है, तो सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो तो यूनिट में आ जाएगा। करेक्ट, करो फटाफट से, ठीक है। पार्ट 2 पे आए। टू नंबर में पूछता है, ध्यान से पढ़ना पहले। ये कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर टू बी मेंटेन्ड 8,26,200 फॉर ब्लैक एंड 7,45,200 फॉर व्हाइट। दिस वुड बी पॉसिबल बाय रिड्यूसिंग प्रेजेंट एनुअल फिक्स कॉस्ट ऑफ 42 लाख, जिसमें से ब्लैक के हिस्से में 22 है एंड व्हाइट के हिस्से में 20 है। ये क्या कह रहा है? चलो यहीं पे करा के बता देता हूं। अब पूछा क्या है? पूछा है रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट, तो हमें दूसरे में निकालना है रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। कह रहा है अभी प्रॉफिट जो है ना,
हमें ब्लैक के लिए प्रॉफिट निकालना है, इतना चाहिए। और वाइट के लिए जो प्रॉफिट है वो चाहिए 7,45,200। कह रहा है ये तभी संभव है जो फिक्स कॉस्ट घट जाए। अभी जो फिक्स कॉस्ट है टोटल वो 45 लाख है। कितना है? 42 लाख। अभी फिक्स कॉस्ट है 42 लाख, जो कि इसके हिस्से में 22 है और इसके हिस्से में 20 लाख है। तो इस फिक्स कॉस्ट के साथ तो कुछ और ही प्रॉफिट आ रहा होगा। कह रहा है इतना प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं प्रॉफिट, लेकिन वो तभी संभव है जो ये फिक्स कॉस्ट है ना घट जाए। तो कितना घटेगा फिक्स कॉस्ट तो ये प्रॉफिट हम कमाएंगे, तो देख लेंगे ये प्रॉफिट कमाने के लिए कितना फिक्स कॉस्ट चाहिए, कितना फिक्स कॉस्ट होने के बाद ये प्रॉफिट अर्न करेंगे। और ये रहा ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट, और जो डिफरेंस होगा वही होगा रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट। करेक्ट? तो ये रहा ब्लैक, ये रहा व्हाइट। ये मैं बस वर्किंग समझा रहा था। करेक्ट? नोटिंग करो, फटाफट से करते हैं। ठीक है, चलो जरा। हमें क्या दे रखा है? हमें प्रॉफिट दे रखा है। करेक्ट? कितना है प्रॉफिट? तो प्रॉफिट है ए के केस में 8,26,200 एंड वाइट के केस में 7,45,200। करेक्ट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हो। ध्यान से सुनना, अगर बीईपी 70% है सेल्स का बीईपी 70% है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? 30%। ये दोनों ही मिलके तो सेल्स बनते हैं। बताओ, 30% ऑफ सेल्स। पहले केस में जहाँ पे 81 लाख सेल्स है तो उसका 30% आएगा 24,30,000। अच्छा, एक बात बताइए, पीबी रेशियो का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, प्रॉफिट डिवाइड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100%। ये कैसे निकला? सर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो इससे नहीं निकल जाएगा। पीवी रेशियो निकालना हो तो प्रॉफिट डिवाइड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तोड़ मरोड़ के बस पेश कर रहे हैं इसको। ठीक, प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में एक रिलेशन है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ही तो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है, तो पीवी रेशियो के साथ निकाल सकते हैं। बताओ, तो ये आ गया 34%। सिमिलरली व्हाइट का देखिए, सेल्स कितना है? 54 लाख। इसका 30% कितना आएगा? ये। करेक्ट? पीवी रेशियो निकालो। 46% आया। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा दोनों केस में? तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकलता है टोटल सेल्स इनटू पीवी रेशियो। ब्लैक के केस में बताओ, टोटल सेल्स कितना है? 81 लाख। पीवी रेशियो 34, इंटू करोगे ये आएगा। व्हाइट के केस में बताओ, टोटल सेल्स है 54 लाख, इंटू करोगे 46%, तो ये आएगा। इसमें से टोटल कंट्रीब्यूशन में से अगर प्रॉफिट घटा दूं तो फिक्स कॉस्ट आएगा, क्योंकि प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट निकालना हो तो कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट घटा दीजिए।
ये है फिक्स कॉस्ट। लेकिन इतना फिक्स कॉस्ट होने पे ये प्रॉफिट आ सकता है, करेक्ट। और पहले फिक्स कॉस्ट कितना था, इतना था, तो कितना फिक्स कॉस्ट घटा देख लो। ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट कितना था, ये 22 लाख और ये 20 लाख, तो कितना घटा है रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे बताओ, करो फटाफट से। इतना फिक्स कॉस्ट में रिडक्शन आना पड़ेगा, ठीक है। आइए जरा, अब आई थिंक बहुत क्वेश्चन हमने किया, थोड़ा सा अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फास्ट ट्रैक के हिसाब से आपको पता ही है, मैं मोर देन इनफ क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, एंड साथ ही में अभी तो कुछ क्वेश्चन लास्ट में भी कराऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। हर एक चैप्टर से एक आध क्वेश्चन यूनिक में प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को। चलो, अपना फोर्थ टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। प्रॉफिट कैलकुलेशन, पूरा ही लिख लो, कैलकुलेशन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग, करेक्ट। जिस बच्चे को डे 1 में मैंने जो पढ़ाया था मार्जिनल और ऑब्जर्प्शन का डिफरेंस, सिर्फ उतना पता हो तो उसे कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ने में, ठीक है। हो, प्रॉफिट कैसे निकलता है बताओ। कॉस्ट शीट चैप्टर पढ़ा दिया, इतने सारी चीजें पढ़ा दी, अब तो आराम से निकाल सकते हो रेवेन्यू, या फिर इसी को सेल्स बोल सकते हैं। में से कॉस्ट घटा देंगे, अब कॉस्ट को टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल भी बोल सकते हो। याद आ रहा है, कई बार टोटल कॉस्ट लिखते थे कॉस्ट शीट में, कई बार कॉस्ट ऑफ सेल लिखते हैं, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट, करेक्ट। ये आ जाएगा प्रॉफिट। लेकिन सारा मारा मारी है कॉस्ट में। ये जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल, याद करो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता था, कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, एंड सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटता है तो कंट्रीब्यूशन, फिर फिक्स कॉस्ट घटाएंगे जो कि फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है, ठीक, प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। पर ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता था, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलता था कॉस्ट में टोटल कॉस्ट लेंगे, फिक्स भी वेरिएबल भी, और सीधा रेवेन्यू में से कॉस्ट घटने के बाद प्रॉफिट आता है, ठीक। तो अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से कर रहे हैं तो हमें फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सेल्स लेंगे, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट घटाने पे जो कि होता है इसमें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल क्या आएगा मार्जिनल में, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, तो कंट्रीब्यूशन आता है, और उसमें से फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट आता है, करेक्ट। तो ऐसे मार्जिनल में प्रॉफिट निकालना हो तो सेल्स में से सिर्फ पहले वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे, ठीक, तो कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो प्रॉफिट।
ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर हुआ तो ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर हुआ तो देखिए सेल्स तो सेम ही रहेगा, इसमें से क्या घटाना है, टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल, और ये होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों जोड़ के। इसमें क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल पहले घटाते तो कंट्रीब्यूशन, फिर फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो प्रॉफिट, इसमें सीधा टोटल कॉस्ट घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा। और ये जो है ना, ये है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट में टोटल कॉस्ट लेंगे, फिक्स वेरिएबल दोनों जोड़ के, और यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या लेंगे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसके बाद फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा। करेक्ट। चलो ये थोड़ा डिफरेंस फॉर्मेट में मैं लिखवा रहा हूँ कि आप लोग को ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन क्लियर कट समझ में आए कि सर ने पढ़ाया कैसे था, क्या था। यहाँ तक समझ में आया? बोलो फटाफट से। नोट, वेरिएबल ओवरहेड जो होगा ओवरहेड, ये हमें लेना है एक्चुअल, और यहाँ पे भी जो वेरिएबल ओवरहेड होगा वो हमें लेना है एक्चुअल। याद करना जरा, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो आइडेंटिफिएबल हो। डायरेक्ट कॉस्ट का मैंने क्या डिफरेंस पढ़ाया था, विच इज आइडेंटिफिएबल टू द प्रोडक्ट, यानी कि एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में कितना लग रहा है ये हमें पता होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल में कितना लग रहा है ये हमें पता होता है, इसीलिए जहां वेरिएबल कॉस्ट आएगा वहां एक्चुअल खर्चा लेते हैं। लेकिन जब फिक्स कॉस्ट आता है, फिक्स ओवरहेड के बारे आएगा, तो ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने क्या पढ़ा है बताओ, कि फिक्स ओवरहेड, याद करना, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ऐसे ही लिखा रहा हूं इसको याद कराने के लिए। फिक्स ओवरहेड आर ऑब्जॉर्ब्ड ऑन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं कैसे, ऑन प्रोडक्ट बेस्ड ऑन रिकवरी रेट। कोई बच्चा बोलेगा कि ये कहाँ पे पढ़ाया था? ये सबसे पहले ओवरहेड चैप्टर में पढ़ाया था। याद करिए, ओवरहेड चैप्टर का नाम क्या था, ओवरहेड स्लैश ऑब्जॉर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग। यानी कि ओवरहेड का खर्चा चार्ज तो करते हैं, और ओवरहेड में वहां पे वेरिएबल ओवरहेड की बात नहीं कर रहे थे, फिक्स ओवरहेड की बात कर रहे थे। चार्ज तो करते हैं लेकिन रिकवरी रेट के बेसिस पे। तो वेरिएबल ओवरहेड तो एक्चुअल डालेंगे, लेकिन फिक्स ओवरहेड कैसे चार्ज करेंगे? तो अब देखो, ओवरहेड तो तीन होते हैं ना, एक फैक्ट्री, फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड, ये रिकवरी रेट के बेसिस पे, और जो रिकवरी रेट के बेसिस पे जितना अमाउंट चार्ज होता है उसको बोलते हैं रिकवर्ड ओवरहेड। ठीक, रिकवर्ड ओवरहेड मतलब कितना ओवरहेड प्रोडक्ट पे चार्ज हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी रेट। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी तो होता है, जिसको ऑफिस ऑफिस ओवरहेड भी बोलते हैं, और एक और होता है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। करेक्ट। ये जो है ना, ये रिकवरी रेट पे ना चार्ज करके ये एक्चुअल भी ले सकते हैं। आप बोल सकते हो कि सर इसको रिकवरी रेट के बेसिस पे क्यों नहीं ले रहे हैं? ले सकते हैं, ज्यादातर रिकवरी रेट के बेसिस पे लेने का लॉजिक क्या था बताओ? मैंने आपको बोला था कि एक्चुअल में जो फिक्स ओवरहेड है ना, ये हमें कॉस्टिंग पीरियड के एंड में पता चलता है एक्चुअल में, पर हमें प्रोडक्ट तो शुरू से बना के बेचने हैं, तो उस पर कुछ तो खर्चा चार्ज करना पड़ेगा, फिक्स ओवरहेड। तो हम एक बजटेड खर्चा रेट का चार्ज करते हैं। ठीक, उस बजटेड रेट को, स्टैंडर्ड जो रेट होता है उसको बोलते हैं रिकवरी रेट। मतलब बजटेड ओवरहेड ले लिया, डिवाइड बाय बजटेड बेस, तो बजटेड रेट आ जाता है, जिसको रिकवरी रेट बोलते हैं, उस रेट से चार्ज कर देते हैं। ठीक, और जितना चार्ज करते हैं पूरे साल में उसको रिकवर्ड ओवरहेड बोलते थे। और जो एक्चुअल में एंड में पता चलता है कितना खर्चा हुआ, एक्चुअल ओवरहेड, इनका जो डिफरेंस है वो अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड बोलते थे। ओवरहेड चैप्टर में पढ़ाया था ये चीज। करेक्ट।
ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जनरली होता क्या है ना ये बजटेड बेसिस पे आपको एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं, ये हमें लगभग एक्चुअली पता ही होता है। ठीक, तो हम एक्चुअल भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेंस लेंगे एक्चुअल बेसिस पे। यहाँ पे आइए, यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड तो एक्चुअल ले ही रहे। दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड, अब फिक्स ओवरहेड में कोई सा भी हो, चाहे फैक्ट्री वाला हो, फैक्ट्री वाला फिक्स ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सारा ही एक्चुअल बेसिस पे लेते हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या मानता है कि हमें प्रोडक्ट पे ये खर्चा चार्ज नहीं करना। करेक्ट ये तो प्रोडक्ट बेच के कितना साल में कमाए ये निकाल लेंगे, अंत में इन खर्चों को घटाना है ये पता करने के लिए कंपनी प्रॉफिट कितना कमाई। करेक्ट, तो यानी कि उस चीज से प्रॉफिट कितना कमाया हमें निकालना हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग तो बोलता है ये प्रोडक्ट पे चार्ज ही नहीं करना, तो हमें रिकवरी रेट के बेसिस पे डालने की जरूरत क्या है? ये तो पीरियड कॉस्ट है, प्रॉफिट निकालते टाइम पता करना है बस, तब तक तो हमें एक्चुअल पता ही रहेगा। तो इसलिए इसको एक्चुअल लेना है, ये एक डिफरेंस। सारे खर्चे, इसमें भी प्रॉफिट निकालते टाइम तरीका अलग है, फॉर्मेट अलग है, पर प्रॉफिट निकालते टाइम इसमें भी पूरा वेरिएबल फिक्स कॉस्ट घटा है, इसमें भी देखिए फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट घटा है, लेकिन एक ही खर्चा है जो दोनों में अलग है। इसमें वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल ले रहे हैं, इसमें भी एक्चुअल ले रहे हैं। फिक्स कॉस्ट देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग सेम ही आएगा क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंस लेना है, लेकिन फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड सिर्फ अलग है, इसमें एक्चुअल लेना है पर इसमें रिकवरी रेट के बेसिस पे रिकवर्ड लेना है। ठीक याद रहेगा, यानी कि मार्जिनल से जो प्रॉफिट आता है, ऑब्जॉर्प्शन से जो प्रॉफिट आता है, खर्चे सारे ही सेम डले होते हैं फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को छोड़ के। करेक्ट, अभी तक इतना समझ में आया? चलो, अब ये तो इतना लॉजिकल डिफरेंस आपको समझ में आ गया। निकालना हो प्रॉफिट तो कॉस्ट शीट को याद करिए। कॉस्ट शीट में कैसे निकालते थे? जैसे यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है, कॉस्ट शीट में तो इतना डिटेल में पढ़ा रखा है। अब ध्यान से देखो, अगर मार्जिनल से प्रॉफिट निकालना हो तो क्या लिखोगे? प्रॉफिट कैलकुलेशन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी 2 नोट्स लिखने हैं, ठीक है? चलो मैं लिखाई देता हूँ वो दोनों नोट्स, फिर ये करते हैं। पहला नोट्स क्या है? इफ, नोट्स लिख दो यहाँ पे। हमें एक्चुअल ओवरहेड लेना है ना, वेरिएबल फिक्स भी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल लेना है, सिर्फ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल लेना है मार्जिनल में, और रिकवरी रेट के बेसिस पे लेना है ऑब्जॉर्प्शन में। कई बार एक्चुअल ओवरहेड नहीं दिया रहता, तो बजटेड ओवरहेड जितना है ना उतना ही एक्चुअल है ये मानेंगे। इफ एक्चुअल ओवरहेड इज नॉट गिवन, अगर भैया एक्चुअल ओवरहेड क्वेश्चन में ना दे तो मानेंगे जितना बजट किया था उतना ही एक्चुअल इनकर्ड हुआ। एज्यूम इट इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड, बजटेड के बराबर ही है। नोट नंबर 2, ये किससे रिगार्डिंग है? वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इसको 2 मिनट में लिखाता हूं, तब तक यहाँ पे आ जाओ। प्रॉफिट निकालना हो मार्जिनल कॉस्टिंग में, कैसे निकालेंगे? चलो, सेम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद करना है बस। कॉस्ट शीट में जैसे बनाते थे वैसे ही प्रॉफिट निकलेगा, लेकिन मार्जिनल में क्या है, सिर्फ पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट सारे घटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो उसके बाद आएगा प्रॉफिट।
यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स, अमाउंट का 2 कॉलम होना चाहिए। सेल्स कैसे आता है, यूनिट कितना है, सोल्ड यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस लेस मार्जिनल में सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट घटता है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, या शॉर्टकट में वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लिख दो। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलेगा, कॉस्ट हमेशा प्रोड्यूस यूनिट पे निकलता है, याद रखना। कॉस्ट शीट में करते थे ना, जब खर्चे निकालते थे जितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ है उतने पे खर्चा निकलेगा, ठीक। कॉस्ट शीट में कैसे निकालते थे, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल निकालना लेकिन वेरिएबल, यानी कि कोई फिक्स खर्चा है तो उसको नहीं लेना है, सिंपल। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये क्या आता है, प्राइम कॉस्ट, पूरा लिख लो इसको, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते थे, पर ओवरहेड में फिक्स वेरिएबल दोनों होता है, तो यहां पे क्या लेंगे मार्जिनल में, सिर्फ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आता था ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट, लेकिन सिर्फ वेरिएबल खर्चे जोड़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, वेरिएबल ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, वेरिएबल वर्ड डाल देंगे, ठीक है। प्लस इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP जोड़ते थे एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP घटाते थे, तो क्या आता था, फैक्ट्री कॉस्ट, लेकिन लिखेंगे वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट। क्यों, ये सिर्फ वेरिएबल वाले खर्चे जोड़ रहे हैं। इसमें वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ोगे, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं, सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन से रिलेटेड जो होता है, तो आता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन उसको क्या लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ते थे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घटाते थे, तो ये क्या आता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन वर्ड लगा देना वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जोड़ेंगे, लेकिन कौन सा, सिर्फ वेरिएबल वाला। तो ये जो आएगा ना, ये आएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, करेक्ट। अच्छा, रेवेन्यू में से, रेवेन्यू में से वेरिएबल खर्चे घट जाते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन। जितना मैं नोट लिखा रहा हूं ना, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, किसी भी ऑथर के बुक से उठा के आए, इतना याद रखो, जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, नहीं बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक। इसके बाद कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटता है, फिक्स ओवरहेड, जो कि क्या है, एक तो फैक्ट्री वाला, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कौन सा, फिक्स, एंड थर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी फिक्स ओवरहेड। तो ये जो आएगा ना, ये आएगा प्रॉफिट, ठीक। ध्यान से देखो, मैंने उसी फॉर्मेट में बनाया है ना प्रॉफिट, कौन से फॉर्मेट में, सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल घटाया तो कंट्रीब्यूशन, फिर फिक्स कॉस्ट घटाया तो प्रॉफिट, करेक्ट। सारे खर्चे एक्चुअल लेना है, चाहे वेरिएबल ओवरहेड हो या फिक्स ओवरहेड हो, इवन फैक्ट्री का भी फिक्स ओवरहेड एक्चुअल लेना है। देखो, फिक्स ओवरहेड तो नीचे आ रहा है, ये क्या लेना है, एक्चुअल, और वेरिएबल ओवरहेड
ये रहा, दूसरा ये रहा, और एक ये रहा, ये भी क्या लेना है, एक्चुअल। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है ये इस पे तो करते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का करते हैं। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए हमेशा कॉस्ट शीट में बताता था ओपनिंग कॉस्ट की पिछ, क्योंकि ये तो स्टॉक क्या है, पिछले साल का है ना, पिछले साल का क्या था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमें थोड़ी ना पता है, हमें तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नहीं दिया तो क्या करेंट कॉस्ट पे ही वैल्यू कर देंगे, नहीं, करेंट कॉस्ट पे नहीं वैल्यू कर सकते, ये तो इस साल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इस साल कितना खर्चा लग रहा है, तो फिर क्या करेंगे, तो चलो लिखो नोट्स। इफ नो इंफॉर्मेशन is given for ओपनिंग कॉस्ट, देखो ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग कॉस्ट पता होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन ही ना दिया तो मानेंगे कि इस बार का जो बजटेड कॉस्ट है ना वो ओपनिंग कॉस्ट के बराबर है। लॉजिक किसी बच्चे को पता है तो एक्सप्लेन करे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये चीज पढ़ाई थी मैंने, अभी मैं लॉजिक तो लिखूंगा, पर किसी को भी पता है तो लिखना जरा। एज्यूम इट इज इक्वल टू करेंट पीरियड स्टैंडर्ड कॉस्ट, इस बार का स्टैंडर्ड कॉस्ट या बजटेड कॉस्ट है उतना मानेंगे। कैसे, देखो ये चीज मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, कि अगर, याद करना, जब हम परचेज वेरिएंस निकाल रहे थे कंज्यूम्ड क्वांटिटी पे, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक के टाइम में मैंने पढ़ाया था कि अगर ओपनिंग स्टॉक का एक्चुअल कॉस्ट ना दिया हो तो हम क्या लेते हैं, करेंट ईयर स्टैंडर्ड, पिछले साल का ही तो खर्चा देख के सेट हुआ होगा, तो इसलिए पिछले साल का जो खर्चा है नहीं पता है तो करेंट ईयर के स्टैंडर्ड जितना लेंगे, मानेंगे कि इस बार जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट, वो पिछले साल को ध्यान में रख के सेट हुआ है। ठीक है, चल एक आध और नोट्स लिखना था, बट कोई नहीं, थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिखता हूँ, आप नीचे स्पेस बना के लिख लेना। हम लिख तो रहे कि एक्चुअल कॉस्ट लेना है, एक्चुअल कॉस्ट लेना है, एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड कैसे निकलता है, अगर रिकवर्ड ओवरहेड या बजटेड ओवरहेड दिया हो, पता है रिकवर्ड ओवरहेड अगर हमें पता हो तो अंडर रिकवरी जोड़ दो, या फिर ओवर रिकवरी है तो घटा दो, तो आ जाता है एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक्चुअल ओवरहेड 5 लाख है, करेक्ट, एंड हमने रिकवर्ड किया है 4,80,000, यानी कि ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हमने जो ओवरहेड चार्ज किया है वो 480 है, लेकिन एक्चुअल में खर्चा हुआ है इतना। ठीक, तो ये अंडर रिकवरी का केस है, करेक्ट, अंडर रिकवर किया खर्चा हमने, कम चार्ज किया ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो एक्चुअल ओवरहेड अगर निकालना हो, ये अंडर रिकवरी कितना है, अंडर रिकवरी 20,000। अब कोई बोले ये पता हो और ये पता हो, ये ना पता हो, कैसे निकलेगा, तो रिकवर्ड में अंडर रिकवरी जोड़ के, ओवर रिकवरी होता तो घटा देंगे। ठीक, चलिए, ये तो प्रॉफिट था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मार्जिनल के अनुसार। ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता तो सेम फॉर्मेट में करते, सेम, फर्क कहाँ पे आता, सिर्फ जहां जहां ओवरहेड है ना, हमने सिर्फ वेरिएबल पहले लिया है और फिक्स नीचे घटाया, वहां पे टोटल ओवरहेड लेना है, वेरिएबल भी और फिक्स भी। क्यों, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया ना कि कॉस्ट निकालते टाइम टोटल कॉस्ट लेना है, वेरिएबल और फिक्स, इतना बस माइनर सा चेंज है। फॉर्मेट लिखाऊं कि ना लिखाऊं, बोलो फटाफट से, कि इसी में चेंज कर लोगे, चलो मैं लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया।
चलो, अब अगर मार्जिनल करेंगे तो क्या चेंजेज आएगा, सॉरी ऑब्जॉर्प्शन, ये सेकेंड है, मैं यहीं पे चेंज करता हूँ, आप बनाओ फॉर्मेट। जब ओवरहेड लेते हैं तो टोटल लेंगे, वेरिएबल प्लस फिक्स, करेक्ट, वेरिएबल प्लस फिक्स लिख लो, फिक्स्ड। याद रखना ये तो एक्चुअल लेना है, पर ये रिकवरी रेट के बेसिस पे रिकवर्ड, यही एक ओवरहेड का खर्चा जो है चेंज आएगा। फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट लिखेंगे, वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट नहीं। फिर ये फैक्ट्री कॉस्ट होगा, क्यों, अरे टोटल कॉस्ट ले रखा है, वेरिएबल और फिक्स तो फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं ना, उसमें तो सिर्फ वेरिएबल खर्चा ले रहे थे इसलिए वेरिएबल वर्ड लगा रहा था। यहाँ पे क्या लेंगे, वेरिएबल नहीं, यहाँ पे टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेंगे, वेरिएबल और फिक्स दोनों। फिर ये आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे इसको, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जोड़ेंगे टोटल, सिर्फ वेरिएबल वाला नहीं, वेरिएबल भी और फिक्स भी, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल क्या आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, टोटल। और उससे जब घटेगा ना तो सीधा प्रॉफिट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए फिक्स और वेरिएबल दोनों ही खर्चा जोड़ लिया था मैंने, तो जब दोनों जोड़ लिया तो ये जो आएगा ये टोटल कॉस्ट आएगा, और ये जो आएगा ये आएगा प्रॉफिट, करेक्ट। देखो जैसे पढ़ाया था सेम ही कर रहा हूं, टोटल कॉस्ट मैंने निकाला, टोटल कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स सारे जोड़ते गए थे, ठीक है। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड अलग होगा मार्जिनल और ऑब्जर्प्शन में, उसमें एक्चुअल लेना है, यहाँ पे रिकवर्ड लेना है, करेक्ट। तो अगर एक्चुअल और रिकवर्ड में कोई डिफरेंस है तो उसको अंडर ओवर रिकवरी बोलते हैं, वो यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, अगर ओवर रिकवरी है तो जुड़ेगा। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड लिख लो, ओवर रिकवरी ऑफ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, अंडर रिकवरी है तो घटेगा। तो ये आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट, ये आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट। जो मार्जिनल में प्रॉफिट आता है और जो ऑब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट आता है वो होना तो सेम चाहिए लॉजिकली, क्यों, अरे सारे खर्चे सेम है, जो फैक्ट्री ओवरहेड था फिक्स फैक्ट्री वो डिफरेंट था, वो भी मैंने एडजस्ट कर दिया। फिर फर्क क्या है कि ये प्रॉफिट सेम नहीं है, सिर्फ एक वजह से प्रॉफिट सेम नहीं है, पता है, ये जो वैल्यूएशन किया है ना हमने WIP का और फिनिश गुड्स का, ये दोनों में अलग आएगा, क्यों वहां पे वैल्यूएशन करते टाइम वेरिएबल ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पे कर रहे थे, यहाँ पे टोटल ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पे कर रहे हैं। मार्जिनल में ये वैल्यूएशन करते टाइम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं, यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ऑब्जर्प्शन में करते हैं, तो यानी कि WIP और फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन की वजह से दोनों की प्रॉफिट में चेंज आएगा। तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनेगा कैसे, रिकॉन्सिलेशन क्या होता है, किसी एक का प्रॉफिट लीजिए दूसरे के प्रॉफिट को रिकनसाइल कर दीजिए, किन किन डिफरेंस आया उसकी वजह से, ठीक। अब देखो अगर मैं मार्जिनल से स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनना, तो प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, करेक्ट, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब देखो अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक पता है एक्सपेंस जैसा आपको ट्रीट करना है, क्यों, ओपनिंग स्टॉक इस बार कंज्यूम्ड हुआ होगा,
या ओपनिंग स्टॉक इस बार सेल हुए होंगे तो वो खर्चे में बुक होता है इस बार। लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो खर्चे से बना हुआ वो चीज है जो इस बार बिका ही नहीं, तो उसका कॉस्ट हम कभी भी कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं लेते। ठीक, तो वो रिडक्शन इन कॉस्ट है, तो इसको रेवेन्यू की तरह ट्रीट करना है, इनकम की तरह। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? रिडक्शन इन कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक करेंट कॉस्ट है। ठीक, इस बार जो कॉस्ट में जुड़ेगा। अब जरा देखिए, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा है, अंडर वैल्यूएशन है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा है, क्लोजिंग स्टॉक है क्या? रेवेन्यू मानना है, इनकम, इनकम कम दिखेगा, प्रॉफिट गिर जाएगा। इसको ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग के बराबर बनाना है, क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल। ठीक, जिस चीज से हमने स्टार्ट किया है ना, मार्जिनल से स्टार्ट किया है, तो मार्जिनल ही छेड़छाड़ करेंगे ऑब्जर्प्शन के बराबर लाने के लिए। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक के लिए देखो, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस का काम करता है। ओपनिंग स्टॉक, अच्छा चलो क्लोजिंग स्टॉक का ही देख रहे थे ना पहले, क्लोजिंग स्टॉक का देखो, ये तो अंडर वैल्यूएशन था, ओवर वैल्यूएशन हुआ। तो क्लोजिंग स्टॉक का अगर मार्जिनल में ओवर वैल्यूएशन हुआ, यानी कि इनकम ज्यादा दिख गई, तो मार्जिनल का प्रॉफिट बढ़ा होगा। ऑब्जर्प्शन के बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, तो घटा दीजिए। लेस ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल। ओपनिंग स्टॉक क्या है? एक्सपेंस का काम करता है, कॉस्ट का काम करता है। देखो, ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूएशन है, तो ओपनिंग स्टॉक अगर मार्जिनल में ओवर वैल्यूएशन है, खर्चे ज्यादा दिख गए, तो मार्जिनल का प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा। ऑब्जर्प्शन के बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ऐड करो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। उसी लॉजिक से देखिए, अंडर वैल्यूएशन नीचे आएगा। कैसे अंडर वैल्यूएशन नीचे क्यों आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक कम दिखा है, यानी कि खर्चा कम डाला है, प्रॉफिट बढ़ा होगा मार्जिनल का। ऑब्जर्प्शन के बराबर लाने के लिए घटाना पड़ेगा, और क्या। एक लास्ट नोट लिख लो प्यारा सा, स्टॉक का मतलब, ये जो अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन कर रहा हूँ स्टॉक, इसका मतलब क्या है? स्टॉक में क्या लेंगे? सिर्फ WIP एंड फिनिश गुड्स के स्टॉक का वैल्यूएशन देखना है, कि ज्यादा वैल्यूएशन है कि कम। ये जो अंडर ओवर वैल्यूएशन चेक कर रहा है ना ओपनिंग क्लोजिंग का, ये सिर्फ WIP और फिनिश गुड्स का देखना है। रॉ मटेरियल का तो ओपनिंग क्लोजिंग ऊपर प्राइम कॉस्ट में ही एडजस्ट हो गया होता है, तो दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जुड़ना कहाँ से शुरू होता है? प्राइम कॉस्ट के बाद से वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड जुड़ना शुरू होता है। इससे पहले दोनों खर्चे सेम ही रहते हैं इनमें। ठीक, इतना अगर आपको कंसेप्ट याद हो तो 100% क्वेश्चन बनेगा। अभी तक क्या पढ़े हमने? मार्जिनल में कैसे करते हैं? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट घटाएंगे, प्रॉफिट। सारे खर्चे एक्चुअल बेसिस पे लेते हैं, वेरिएबल तो एक्चुअल लेते ही लेते हैं, फिक्स भी, क्योंकि फिक्स पीरियड कॉस्ट है। ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटाएंगे, प्रॉफिट। कैसे आता है टोटल कॉस्ट? कॉस्ट शीट के जो फॉर्मेट था वैसे ही आता है। प्रॉफिट जो आया, इसमें अंडर ओवर रिकवरी जोड़ेंगे, ओवर रिकवरी ऐड करेंगे, अंडर रिकवरी लेस करेंगे, तो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। तब भी ये एक्चुअल प्रॉफिट ऑब्जॉर्प्शन का और जो मार्जिनल का प्रॉफिट है, ये सेम नहीं रहते। क्यों? सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की वजह से। किसकी? कौन सा स्टॉक? WIP और फिनिश गुड्स। ठीक, वैल्यूएशन क्यों अलग आता है? मार्जिनल में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जुड़ा है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी वैल्यू हो रहे हैं। ऑब्जॉर्प्शन में वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड ऐड करते आ रहे हैं प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए, तो उसकी वैल्यूएशन टोटल कॉस्ट पे हो रखा है, इसलिए चेंज आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखें। इंस्टीट्यूट की ही बुक में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
चलिए, ये आपके इंस्टीट्यूट की बुक में टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक। एंड टेस्ट योर नॉलेज का कौन सा क्वेश्चन है, पीछे देखोगे क्वेश्चन नंबर 17 है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, जिस फॉर्मेट में हमने पढ़ा है उसी फॉर्मेट बनाएंगे, बहुत आसान लगेगा। लेकिन जो इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट का आंसर है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। कैसे बनाया है आपको समझने में दिक्कत होगी, उससे बढ़िया जो फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ उस पर बनाओ, बेहद ही आसान लगेगा, ठीक। चलो जरा फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन को। XYZ हैज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट पर ईयर। ये प्रोडक्शन मैक्सिमम कैपेसिटी है, पता है। मैक्सिमम कैपेसिटी अपनी कितनी है, कितना बना सकते हैं, 2 लाख। नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 90%, लेकिन जनरली हम कितने परसेंट पे काम करते हैं, 90%। तो ये बजटेड आउटपुट अपना या बजटेड यूनिट कितना होगा, 2 लाख का 90%। पता है मसीना और रेट पढ़ाते टाइम ये बात बोला था मैंने कि मैक्सिमम कैपेसिटी को बजटेड नहीं बोलते। बजटेड मतलब हम कितना कर सकते हैं, ये बजट कर रहे हैं, कितना कर सकते हैं, कभी मैक्सिमम नहीं। उसमें से जो छुट्टियां वगैरह होती है वो घटाने के बाद जो नॉर्मल कैपेसिटी है, जितने पे हमें काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बजटेड कैपेसिटी। 1,80,000 यूनिट आएगा। स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन का इतना है। अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में दे रहा है। सबसे पहले प्रोडक्शन से रिलेटेड है क्या, वेरिएबल कॉस्ट 11 एंड फिक्स कॉस्ट है 3,60,000, करेक्ट। हम मान के चल रहे हैं अपने बजटेड कॉस्ट में कि वेरिएबल कॉस्ट जो लगेगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखा है, ठीक। तो मेहनत कम हो गया, सीधा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दे दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। सेलिंग का खर्चा दे रहा है वेरिएबल 3 एंड फिक्स्ड कितना है 2,70,000, करेक्ट। कहता है सेल प्राइस 20 रुपीज इन द ईयर जस्ट इंडेड 30 जून द प्रोडक्शन वाज 1,60,000 एंड सेल्स वाज 1,50,000। कह रहा है अभी जो हमारा टाइम बीता है उसमें प्रोडक्शन 1,60,000 का हो रखा था और सेल्स 1,50,000 यूनिट का हो रखा था, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 20,000, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री बताओ, ओपनिंग स्टॉक कितना होगा। हमें पता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स। तो ओपनिंग स्टॉक निकालना हो तो कैसे निकलेगा, सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक जोड़ देंगे और प्रोडक्शन घटा देंगे। हमारे केस में कितना है सेल्स 1,50,000, इसमें क्लोजिंग जोड़ दो 20,000 तो 1,70,000 हो जाएगा, माइनस प्रोडक्शन घटा दो 160 तो 10,000 आएगा, करेक्ट। कह रहा है एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इज 35,000 हायर देन स्टैंडर्ड। बहुत बढ़िया। कह रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट जितना लगना चाहिए था ना, उससे 35,000 ज्यादा एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दिया है, हमें वेरिएबल तो एक्चुअल कॉस्ट ही लेना होता है, कर लेंगे, ठीक है। पूछा गया है प्रॉफिट कैलकुलेशन बाय ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट कैलकुलेशन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन प्रॉफिट। ये तो बड़ा सिंपल है, प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आता है, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की वजह से। हमारे केस में WIP है नहीं, तो फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की वजह से, यही एक्सप्लेन करना है। एंड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के दिखाएंगे इसमें कि देखिए भाई हम एक्सप्लेन करके बताते हैं आपको प्रॉफिट क्यों चेंज आया, करेक्ट। चलो जरा जो पढ़ाया है उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन की आरंभ करते हैं। सबसे पहले मार्जिनल से निकाल दे प्रॉफिट कैलकुलेशन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग।
क्या पढ़ाया था आपको? पर्टिकुलर्स। प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए सेल्स। सेल्स होता है यूनिट सोल्ड जो कि 1.5 लाख है, इंटू सेलिंग प्राइस जो कि 20 है। बताओ 1,50,000 इंटू 20 करेंगे 30 लाख। लेस मार्जिनल में क्या घटाते हैं? शुरू में वेरिएबल कॉस्ट बस घटाते हैं, तब कंट्रीब्यूशन आता है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक। अब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधा हमें प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है वेरिएबल। करेक्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? कह रहा है 35 था। हमें लेना क्या है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद करो मैंने पढ़ाया था आपको, ऐसा मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया। एक्चुअल कॉस्ट लेना है। करेक्ट। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलता है? तो एक्चुअल कॉस्ट निकलता है, कोई खर्चा ना दे रखा हो तो बजटेड या रिकवर्ड खर्चे में अंडर ओवर रिकवरी जोड़ दीजिए तो एक्चुअल आएगा। करेक्ट। और यहाँ पे क्या बोला था? 35,000 हायर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। करेक्ट। तो ये ऐसे आ जाएगा एक्चुअल। सर 1,60,000 बना रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है वेरिएबल प्रोडक्शन का? 11। तो ये तो आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लस 35,000 ज्यादा है ना एक्चुअल कॉस्ट, तो जोड़ दो। देखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना उस हिसाब से बहुत ही आसान लगेगा आपको। जितना लिखा दिया उससे बाहर कुछ नहीं लिखूंगा, पर जो लिखाया उसको आपको याद रखना है। 17,95,000। करेक्ट। उसके बाद देखिए सीधा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करूंगा तो क्या आएगा? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करने के बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान से सुनना, अगर इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे इतना डिफिकल्ट वे में बनाया है, समझ में नहीं आएगा। तो एक बार पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। ओपनिंग स्टॉक, बताओ जरा ओपनिंग स्टॉक का ना बताए किस प्राइस पे वैल्यूएशन है, ओपनिंग का डिटेल ना दे तो हम क्या मानते हैं कि करेंट पीरियड में जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसी पे ओपनिंग स्टॉक वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि करेंट पीरियड का स्टैंडर्ड पिछले साल के खर्चे को देख के तो ध्यान में रख के बनाया होगा, उस हिसाब से ओपनिंग स्टॉक है 10,000 यूनिट इनटू करेंट पीरियड का स्टैंडर्ड कितना है वेरिएबल कॉस्ट 11। क्लोजिंग स्टॉक ये किस पे वैल्यू होता है? ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वैल्यू होता है। डिवाइड बाई कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है? 1,60,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20,000। देखो जब भी कोई सॉल्यूशन होता है ना वो कभी एक्सप्लेन नहीं करता। जैसे इंस्टीट्यूट के बुक में देखोगे इसने फटाफट निकाल तो दिया है, लॉजिक नहीं बताया है कौन चीज कैसे निकल रहा है, लेकिन एग्जाम में जब आप बनाओगे तो उसके लिए लॉजिक क्लियर होना जरूरी है। तो ये आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा? इसमें सेलिंग का खर्चा जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, लेकिन सेलिंग का कौन सा खर्चा? वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड जो कि कितना है? स्टैंडर्ड तो 3 रुपीज का रेट है, लेकिन मैंने क्या बोला, कुछ ना बोले तो मानेंगे स्टैंडर्ड और एक्चुअल बराबर है, हमें लेना तो एक्चुअल खर्चा है, लेकिन ना बोले तो मानेंगे स्टैंडर्ड एक्चुअल के जितना ही हो रखा है। कहाँ पे लिखा है ये चीज मैंने? बताओ फटाफट से। ये रहा, इफ एक्चुअल ओवरहेड इज नॉट गिवन, लेना देखिए हमें एक्चुअल ओवरहेड है। ठीक, चाहे वेरिएबल का हो या फिक्स का हो, मार्जिनल में एक्चुअल ओवरहेड लेना है। अभी वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल ओवरहेड है, लेना क्या है? एक्चुअल कितना इनकर्ड हुआ। एक्चुअल ना पता हो तो बजटेड जितना मानेंगे। तो ये रहा 1,50,000 इंटू 3 करोगे तो ये आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल।
करो फटाफट से। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटता है तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, देखो सेल्स इतना है, इसमें से घटा दो, कंट्रीब्यूशन आ रहा है 8,69,375। इसमें से क्या घटता है, फिक्स कॉस्ट, जो कि दो फिक्स कॉस्ट है, एक तो फैक्ट्री वाला, दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लेते हैं, फैक्ट्री एंड फिक्स कॉस्ट, चाहे सेलिंग हो या फैक्ट्री हो, एक्चुअल लेते हैं। एक्चुअल ना दे तो मानते हैं जितना बजट किया था उतना ही एक्चुअल में इनकर्ड हुआ होगा। ठीक है, बजट कितना किया था, 3,60,000 ये, 2,70,000 ये। कितना आएगा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल, $2,39,375, करेक्ट। चलिए, ये तो मार्जिनल से हमने प्रॉफिट निकाल दिया। अब निकालते हैं ऑब्जर्प्शन से। बी नंबर में ही पूछा है ना, प्रॉफिट कैलकुलेशन अंडर क्या, ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग। ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट निकालिए, करो फटाफट। फॉर्मेट ऐसे ही बनाना है आपको। लिखो पर्टिकुलर्स, सेल्स, सेल्स तो उतना ही आएगा, 1,50,000 यूनिट है, 30 लाख लेस। टोटल कॉस्ट घटाना है इस बार, सिर्फ वेरिएबल नहीं, सीधा टोटल कॉस्ट घटा देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल वाला नहीं, दोनों, वेरिएबल भी, ये तो हमें पता है 17,95,000 एक्चुअल, फिक्स भी। फिक्स कैसे निकलता है, कितना बनाया इनटू रिकवरी रेट। रिकवरी रेट कैसे निकलेगा, रिकवर्ड ओवरहेड के लिए रिकवरी रेट बताओ। बजटेड आउटपुट ये रहा, बजटेड ये रहा ओवरहेड, तो रिकवरी रेट कैसे निकलेगा, 3,60,000 बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाई बजटेड आउटपुट, ₹2, यह है रिकवरी रेट। 3,20,000 आना चाहिए ना, सॉरी। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना, 17,95,000, 3,20,000, 2,115 प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये ओपनिंग कॉस्ट पे वैल्यू होता है, जो कि हमें नहीं पता ओपनिंग कॉस्ट कितना है। ठीक, तो इस बार का बजटेड कॉस्ट, लेकिन टोटल वेरिएबल और फिक्स, देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना आया है, 3 नहीं, कितना दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 11 और फिक्स कॉस्ट आया है 2, 11 प्लस 2 13 इंटू 10,000, 1,30,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, करो फटाफट से। चलो ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक देखो, क्लोजिंग स्टॉक तो वैल्यू होता है इस पे, 1,60,000 यूनिट का है, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 20,000 यूनिट के लिए कितना, ये 264, 375 आया, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग ओवरहेड जोड़ोगे, दोनों आएगा, वेरिएबल भी फिक्स्ड भी,
वेरिएबल तो 4,50,000 है, फिक्स 2,70,000 है, सेलिंग यही था ना। तो ये जो आएगा ये आएगा टोटल कॉस्ट। हमें पता है टोटल कॉस्ट में से घटता है तो आता है प्रॉफिट। चलो प्रॉफिट तक तो कैलकुलेट करो फटाफट। ये तो प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए ओवरहेड अंडर अब्जॉर्प्शन देखते हैं। किसका? फैक्ट्री वाला, फिक्स वाला। ये देखो ये रहा यहाँ पे, इसमें कितना है? हाँ एक्चुअल कितना है? 3,60,000 दे रखा है एक्चुअल। तो एक्चुअल हमने कितना बनाया? जितना बजट होगा उतना एक्चुअल। एक्चुअल 360 पर हमने चार्ज कितना किया? 3,20,000। क्या है ये? अंडर अब्जॉर्प्शन है। क्या करेंगे? घटाएंगे। फिर आएगा एक्चुअल प्रॉफिट। करेक्ट। रिकॉन्सिलिएशन बनाओ। थर्ड नंबर में यही पूछा है ना? या नहीं भी पूछता तो हम बनाते क्यों? अभी नहीं पूछा है, एग्जाम में पूछ लेगा। चलिए लिखोगे प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कितना है? 259। ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ले लोगे तो तब भी हो जाएगा। तो ऑब्जॉर्प्शन को लेना है तो मार्जिनल का प्रॉफिट निकाल के दिखाना है कि मार्जिनल का कैसा है। मार्जिनल से स्टार्ट करेंगे तो ऑब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट को रिकॉन्साइल करेंगे। ठीक, देखिए जरा प्रॉफिट में चेंज क्यों आया है दोनों में? सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन से। किस किस के? दो चीज की वजह से होता है, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश गुड्स। इसमें डब्ल्यूआईपी का है ही नहीं ओपनिंग क्लोजिंग, सिर्फ फिनिश गुड्स का है। चलिए पहले क्लोजिंग स्टॉक पे देखते हैं। मार्जिनल में क्लोजिंग स्टॉक है 264,375 और यहाँ पे क्लोजिंग मार्जिनल में क्लोजिंग स्टॉक है 2,24,375 एंड ऑब्जॉर्प्शन में 2,64,000। तो मार्जिनल में बताओ क्लोजिंग स्टॉक कम दिख रहा है। क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा है तो प्रॉफिट कम हुआ होगा मार्जिनल का, उतने से बराबर करने के लिए ऑब्जर्वेशन का क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, ऐड करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। कितना है अंडर वैल्यूएशन बताओ? 264,375 माइनस 224,375, 40,000। अगला देखो ओपनिंग स्टॉक, ध्यान से सुनना। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे 130 है और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 1,10,000 है। मार्जिनल में ओपनिंग स्टॉक कम दिखा, यानी कि खर्चा कम दिखा। खर्चा कम दिखने से प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, मार्जिनल का प्रॉफिट बढ़ गया। क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्प्शन के बराबर लाने के लिए घटाना पड़ेगा, रिड्यूस कर दीजिए। कितने से? जितने से डिफरेंस है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं चलेगा। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कितना? 20,000। करो जरा। ठीक है, चलो फटाफट से देखो। ठीक है, ठीक।
अब ये देखो, ये होना चाहिए प्रॉफिट अंडर ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन का प्रॉफिट कितना है, ये रहा। अच्छा सॉरी, ये हमने ऑब्जर्प्शन से ही स्टार्ट कर दिया है। मार्जिनल का प्रॉफिट से स्टार्ट करना था ना। मार्जिनल का प्रॉफिट कितना है, 239,375, 239,375, तब आएगा ऑब्जर्प्शन का प्रॉफिट। करना जरा फिर से, 239,375 प्लस 40,000 माइनस 20,000, 259,375। देखो, जिसका प्रॉफिट स्टार्ट करोगे रिकॉन्साइल करना है दूसरे के प्रॉफिट से, चेंजेस हमेशा उसी के प्रॉफिट में ऊपर नीचे करना है। ठीक, चलो ये हो गया। आइए जरा इसका सिमिलर क्वेश्चन कहाँ पे है, बढ़िया क्वेश्चन मैंने डाल रखा था। ये रहा, बिल्कुल ये आपको घर में होमवर्क है, ट्राई करना है। जो क्वेश्चन मैंने कराया है उससे भी बेसिक क्वेश्चन है, पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन यही है। दूसरा, एक ये यूनिक क्वेश्चन है तो बहुत बढ़िया, पर आपको इसको ट्राई करना है। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, नेक्स्ट लेक्चर में इसको टेक ओवर कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको करा देंगे। ठीक, अगर बन जाता है, आसान है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हमें टाइम यहाँ पे सेव करनी पड़ेगी। ठीक, तो इसको आपको ट्राई करना है, होमवर्क है। नहीं हुआ कमेंट करोगे तो मैं इसको कहाँ पे ले लूंगा, एडिशनल क्वेश्चन जो कराने वाला हूँ उसमें ना हो तो इस क्वेश्चन को करा दूंगा। डिपेंड करता है कितने बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत है। ठीक, एंड कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, टिल आपको क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एक लाइक कर दो, और जैसा भी लग रहा है लेक्चर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक, जो बच्चे ने ये लिखा था कि सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो सर्विस कॉस्टिंग करा दीजिए, डोंट वरी, सर्विस कॉस्टिंग सबसे आसान चैप्टर है, अभी करेंगे कुछ दिनों में, और वो करने के बाद कभी भी लाइफ टाइम के लिए मन से डर निकल जाएगा। बस आप फिजूल का उसको अपने ब्रेन में ले लियो कि मुश्किल चैप्टर है, चैप्टर मुश्किल नहीं है। ठीक, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए।